सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमें जानना है कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक सेट पे कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है, कितना सिमेट्रिक है, सो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर 3 को पकड़ो 3 2 3 3, 5 को पकड़ो 5 2 5 3। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि R कोई रिलेशन है जो A सेट से B सेट की तरफ जा रहा है। Hi students, welcome to class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चा पार्टी आज के इस सेशन में हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस को कवर करेंगे। ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमें जानना है कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सारी की सारी चीजें। देन रिलेशंस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें से पेपर में सवाल आता ही आता है। उस रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेट पे कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है, कितना सिमेट्रिक है, सो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। सिर्फ इस लाइन को आपको रट लेना है, इक्विवेलेंस क्लास का हर क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। फिर हम जानेंगे फंक्शंस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास है वन वन फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज मेनी वन फंक्शन। उसके बाद आता है बेटा जी ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस इनटू फंक्शन, और लास्ट में आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन जो वन वन ऑन टू दोनों हो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। सो कितने वन वन फंक्शंस होंगे, कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे, ये सारी की सारी कंडीशन भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मेरे पास कोई दो सेट है A एंड B, अब मुझसे कह दिया जाए कि मैम A क्रॉस B निकालिए, तो पहले मुझे पता भी तो होना चाहिए A क्रॉस B होता क्या है। सो A क्रॉस B बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आप बना सकते हो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने का फॉर्मूला क्या है। अगर किसी ने कहा A क्रॉस B बताइए तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। बस इतनी छोटी सी बात तुमको समझ लेनी है। जैसे अगर यहाँ पे कोई हमसे कहे कि A क्रॉस B बता दो, हमने कहा ठीक है भाई, पहला A सेट लिखा है तो A सेट के एलिमेंट को पकड़ेंगे, B सेट के हर एक एलिमेंट के साथ घुमा देंगे। सो दिस विल बी 1 2 1 3। फिर 3 को पकड़ो 3 2 3 3, 5 को पकड़ो 5 2 5 3। तो जो भी सेट पहले लिखा है उस सेट के एलिमेंट को तुम्हें पकड़ना है और दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ घुमा देना है, पेयर बना देना है। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर किसी ने कहा कि भाई साहब B क्रॉस A बता दो, हमने कहा ठीक है, तुमने B क्रॉस A कहा है, पहला सेट तुम्हारा B है, दूसरा सेट तुम्हारा A है, तो B सेट के एलिमेंट को पकड़ेंगे और A सेट के हर एक एलिमेंट के साथ घुमाएंगे, पेयर बनाएंगे। सो 2 1 2 3 2 5, ये रहा ऑर्डर पेयर। फिर 3 को पकड़िए, 3 को A सेट के हर एक एलिमेंट के साथ घुमा दो। सो 3 1 3 3 3 5, ये रहा तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर B क्रॉस A, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम बहुत ध्यान से देखोगे, क्या A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर है, तो नहीं, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है। ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। फिर अगर मैं जानती हूं कि मेरे A सेट में P एलिमेंट है, B सेट में Q एलिमेंट है, तो क्या मैं बिना A क्रॉस B निकाले आपको पहले से बता सकती हूँ कि A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। यस, तो A क्रॉस B या B क्रॉस A में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे बेटा जी, PQ। जैसे यहाँ पे A सेट में 3 एलिमेंट है, ठीक है, A सेट में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। B सेट में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितना होगा, 3 × 2 दैट इज 6। तो ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट की पूरी कहानी हो गई। इसके बाद बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि R कोई रिलेशन है जो A सेट से B सेट की तरफ जा रहा है, तो ये बेसिकली क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से सुनना है। अगर किसी ने कहा R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो R बेसिकली आपका A से B सेट की तरफ जा रहा है और R आपका सबसेट होगा A क्रॉस B का। R इज ऑन A कहा, अगर R इज ऑन A कहा तो इसका मतलब क्या है कि R तुम्हारा A से A की तरफ जा रहा है
और R तुम्हारा सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो ये आपको इंग्लिश पढ़ के मैथ्स में लिखना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, रिलेशन इज द सबसेट, ठीक है, किसका? अगर A से B की तरफ जा रहा है तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके जी। फिर अगर रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर है AB, तो उसे हम लिखते हैं AB बिलोंग्स टू R, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर A रिलेटेड टू B। तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इन दोनों का मतलब क्या है कि ये ऑर्डर्ड पेयर R में बैठा है। अगर हमने कह दिया कि AB डज नॉट बिलोंग्स टू R या फिर A इज नॉट रिलेटेड टू B, इसका मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर R का हिस्सा नहीं है, और लिखने का तरीका ये है। फिर बात करते हैं, इसका भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे A सेट में अगर M एलिमेंट है, B सेट में अगर N एलिमेंट है, और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बता दीजिए A से B के तरफ कितने टोटल रिलेशंस होंगे, तो फॉर्मूला है 2 की पावर mn। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे ये A सेट है, ये B सेट है। हमने कहा कि R हमारा रिलेशन है A से B की तरफ, मतलब R सबसेट होगा A क्रॉस B का। A क्रॉस B के अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, लेकिन आपके R के अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं क्या? नहीं। आपको A क्रॉस B में से उन ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है? इज लेस देन। इज लेस देन कहां से? फ्रॉम A टू B। इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा। ऐसे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आप A क्रॉस B में से उठा के लेकर आइए और R में रख दीजिए। तो हमने कहा 1 4, हाँ 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, 4 5, ये सभी वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो मैंने A क्रॉस B में से उठाए हैं, जहां पे पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। Why these ordered pairs only? क्योंकि कंडीशन लगी थी is less than A से B, तो पहला वाला दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें सीखना है बच्चों डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ध्यान से सुनिए, डोमेन और रेंज आपको रिलेशन वाले सेट में से मिल जाता है, ओके, और जो कोडोमेन होता है वो बेसिकली तुम्हारा एंटायर सेकंड सेट होता है जहां पे रिलेशन जा रहा है। जैसे ये छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, ये A सेट है, ये B सेट है, R मेरा रिलेशन A से B की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा एंटायर सेकंड सेट कौन है? B। तो इसे मैं क्या कहूंगी कि B मेरा कोडोमेन है। चलो कोडोमेन की तो बात खत्म हुई, अब बात करते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। सो डोमेन और रेंज आपको मिलता है रिलेशन से। तो ये मैंने कोई रिलेशन अपने आप से बना दिया है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स के बच्चों जो पहले पहले एलिमेंट है विदाउट रिपीटेशन, उनका सेट डोमेन कहलाता है। और इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं, इनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं विदाउट रिपीटेशन, उनका सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। और आपका रिलेशन A से B की तरफ जा रहा है, तो एंटायर सेकंड सेट योर B इज नोन एज कोडोमेन। तो आई होप डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं उन सब एलिमेंट्स का डबलेट होना आपके रिलेशन में कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर सभी एलिमेंट्स का डबलेट आपको R में मिलता है तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो मैं इसको कैसे कहती हूं कि खुद का फेवरेट होना इज अ प्राइम कंडीशन, यानी हर एक एलिमेंट का डबलेट होना प्राइम कंडीशन है। किसी और के भी तुम फेवरेट हो सकते हो, दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, तो अगर खुद का फेवरेट है 101% रिफ्लेक्सिव है, खुद के फेवरेट के साथ साथ तुम दूसरों के भी फेवरेट हो, कोई और ऑर्डर्ड पेयर्स भी हैं तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो जितने भी तुम्हारे A सेट के अंदर रखे हैं उन सब का डबलेट R के अंदर होना चाहिए, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये सेट A है जिसपे है एलिमेंट्स 1 2 3, इस पे कुछ रिलेशंस डिफाइन है। जैसे पहला रिलेशन ये है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आपको प्राइम कंडीशन सबसे पहले चेक करना है, जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट है, हाँ तो यस इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले प्राइम कंडीशन, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है क्या इन सबका डबलेट है? 1 1 2 2 3 3, यस मैम। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, चलेगा, सो दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों अपन, जैसे 2 2 2 3 3 2 1 1, प्राइम कंडीशन क्या है? खुद का फेवरेट होना।
यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है 3 जिसका डबलेट R में आपको नहीं दिख रहा, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आफ्टर दिस वी हैव सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है उल्टा पुल्टा, अगर ऐसा है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। जितने भी तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर आर में बैठे हैं उनका उल्टा पुल्टा भी आर में होना चाहिए, तभी तुम्हारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल, ये तुम्हारा सेट है 1 2 3, इस पे मैं कुछ रिलेशंस आपके सामने डिफाइन कर रही हूं, आप बताना सिमेट्रिक है या नहीं। डेफिनेटली R1 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाई इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन? 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, सब कुछ तो बैठा है, सो यस इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 2 2 का उल्टा तो 2 2 होता है, 2 3 का 3 2, 3 2 का 2 3, 1 1 का 1 1। यस मैम, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबके उल्टे पुल्टे हैं, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। फिर बात करते हैं R3 की। क्या ये तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन है? सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का उल्टा पुल्टा होना जरूरी है। 1 3 का उल्टा 3 1 है, यस। 3 1 का उल्टा 1 3 है, वेरी गुड। लेकिन 2 3 का उल्टा तो है ही नहीं, क्योंकि 2 3 का उल्टा नहीं था, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आफ्टर दिस वी हैव ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसकी बेसिकली 2 प्राइम कंडीशंस होती है। तो पहले तो मैं तुमको मेन कंडीशन बताती हूँ। क्या है भाई, ये क्या ड्राइंग है मैम? देखो भी भाई, फटाफट देखो। यहाँ पे एक बच्चा है, पढ़ रहा है, 100 मार्क्स आ गया। पढ़ना कॉमन है, उड़ा दो तो बच्चे के क्या आ गए? 100 मार्क्स अगर आ गए, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ये क्या था? इसका मतलब ये है कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स तुम्हारे अगर आर में बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम है, तो सेम वालों को उड़ा दो, और अगर इनका पेयर तुम्हें आर में मिल जाता है तो ट्रांजिटिव है। ए बी आर में है, बी सी आर में है, बी बी उड़ा दो, ए सी आर में आ जाए तो ट्रांजिटिव है। ये तो एक कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन है कि यार बच्चा है और पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है और उसके साथ एक और कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। ये जिससे खत्म हुआ है उससे स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये रहा आपका सेट 1 2 3, इस पे रिलेशन डिफाइन है ये वाला, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। 1 2 2 3, जिससे खत्म उससे स्टार्ट, 2 2 उड़ा दो, क्या 1 3 है? यस इट्स ट्रांजिटिव। नो, आप सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करोगे। 2 3, 3 से खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, 3 3 उड़ा दो, क्या इसमें 2 2 बैठा है? नहीं, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, 1 3 3 2, 3 3 उड़ा दो, 1 2, 1 2 बैठा है इसके अंदर, यस। 3 2, 2 से खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2, 2 से खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास? नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है, जब है ही नहीं तो हमारा सर दर्द नहीं है। दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन चमक गया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो रिलेशन कैसा है आपका? रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करना है। सबसे पहला, अगर R कोई रिलेशन है A पे और A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे? 2 to the power n into n minus 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है। सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे बच्चों? 2 to the power n into n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज योर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। इन फॉर्मूले को याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डालो एंड यू कैन गेट योर आंसर। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। इसके लिए आपको बस ये फिगर समझना है, आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपके सेट में एक एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगा। अगर आपके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होंगे। अगर आपके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होगा। अगर आपके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 15, और अगर 5 है तो 52। अब ये आया कैसे? एक्साइटमेंट है, आओ तुम्हें समझाते हैं फटाक सीधे। तो बेटा जी इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, ठीक है। फिर 1 + 1 2, उसके बाद 2 से खत्म, 2 से स्टार्ट करो, 1 + 2 3, 2 + 3 5,
5 से खत्म, 5 से स्टार्ट करो, 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट है एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 5 होगा, 4 है तो 15 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास में बस तुम्हें ये फॉर्मूला रटना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है, वो सभी एक्स जो सेट ए में बैठे हैं सच दैट x, a बिलोंग्स टू r। सिर्फ इस लाइन को आप याद कर लीजिए और इससे तुम्हारे ना सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, जैसे इनने कहा है कि r कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट a पे, ये रहा सेट a और r के अंदर a b ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट 2 डिवाइड्स a b, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या होगी। तो कैसे निकालना है भाई तुमको, सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a का फॉर्मूला लिखा आपने, आपको 0 का निकालना है, a की जगह पे इस फॉर्मूले में 0 से रिप्लेस कर दो। फिर आप जानते हो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर r में कब बैठेगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर r में कब बैठेगा, जब उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी। तो अगर x, 0 r में है तो 101% ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तुम लिखोगे 2 डिवाइड्स x माइनस 0 यानी 2 डिवाइड्स x। अब तुम्हारे वो सभी x जो सेट a में है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सभी के सभी x तुम्हारे 0 के इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगे। तो आपने सबसे पहले 0 लिया, 2 डिवाइड्स 0 यस, 2 डिवाइड्स 1 नो, 2 डिवाइड्स 2 यस, 2 डिवाइड्स 3 नो, 2 डिवाइड्स 4 यस, 2 डिवाइड्स 5 नो। तो 0 2 4 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। बस तुमको फॉर्मूला याद करना है और वैल्यूज में रखते चलना है। बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर 2 टाइप के सवाल आते हैं, ये 2 टाइप के ही सवाल हैं जिनको तुम्हें समझना है। एक है तुम्हारा सिंपल सा सवाल, जब तुम्हारा रिलेशन सिंगल सेट पे डिफाइन है। एक ये टाइप का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको सीखना है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जब तुम्हारा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन है, तब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है। इनमें बनता है एरो का खेल और ये तो डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन पे 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं, एक जब रिलेशन किसी सिंगल सेट पे डिफाइन है, दूसरा जब रिलेशन तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन है, ठीक है। अब हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे यही वाला क्वेश्चन लिया मैंने टाइप 1, z कोई सेट ऑफ इंटीजर है, r रिलेशन है z पे, तो रिलेशन सिंगल सेट पे डिफाइन है। तो कैसे प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कंडीशन क्या है कि r के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, रिफ्लेक्सिव के केस में हमेशा अपने गिवन सेट में एक आर्बिटरी एलिमेंट आप अज्यूम करते हो, बुलाते हो, फिर इस आर्बिटरी एलिमेंट से बोलते हो खुद से बातें करो। क्या खुद से बातें करेगा वो, जो क्वेश्चन की लाइन है a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, तो x माइनस एक्स होगा, x माइनस एक्स 0, हाँ 5 से डिविजिबल है। जब कोई 2 एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर r में बैठता है। x माइनस एक्स ने कंडीशन सेटिस्फाई करी तो उसका ऑर्डर्ड पेयर r में बैठेगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या करोगे, एक ऑर्डर्ड पेयर को लेके चलोगे xy को और उसका उल्टा y, x को तुम्हें लेकर आ जाना है, ठीक है। xy को लेके चल रहे हो, आप कह रहे हो कि लेके चल रहे हो, तो 100% कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, तो कैसे भी करके मैथ्स लगा के तुमको y, x भी r में दिखा देना है। अगर तुमने y, x भी दिखा दिया तो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के केस में तुम 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके चलते हो कि r में बैठा है, जैसे x, y r में है और जिससे ये खत्म है उसी से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर y, z r में है। अब जब ये r में है तो कंडीशंस लगेगी, कैसे भी करके मैथ्स लगाओ, y उड़ा दो, अगर x, z भी r में आ गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें लिखने का तरीका समझ में आ रहा है कि डिकोड कैसे करना है, लिखना कैसे है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, टाइप 2। जब भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे होता है तो कैसे हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो बच्चों हमेशा इन क्वेश्चंस में एरो का खेल खेलते हैं अपन। कैसे, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो बंद हैं ये खुले कैसे हैं। आप सबसे पहले एरो बनाते हो, जैसे AD, तो A D के साथ गया है, फिर B प्लस C हो गया है, आपने डिकोड किया, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस में है प्रोडक्ट में हो गए, ये जो प्रोडक्ट में है ऐड में हो गए। तो बंद था तो खुला कैसे, वो आपको डिकोड करना है। फिर जब खुला हुआ है तो बंद कैसे हो रहा है, देखो A के साथ B, तो पहला वाला पहले वाले के साथ गया,
ए बी और ये वाला इस डायरेक्शन में गया सी डी। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को ओपन कैसे करना है और ओपन है तो बंद कैसे करना है, बस सबसे पहला काम तुम्हें ये है एरो का खेल समझना है। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में हमने वहां पे एक आर्बिटरी एलिमेंट सेट में लिया था। अब यहाँ पे क्योंकि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन है, वहां पे एक सिंगल सेट था, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर लोगे आर्बिटरी, और कैसे भी करके ए बी रिलेटेड टू ए बी शो करना है। ठीक है, सिमेट्रिक में भी क्या करोगे आप, यहाँ पे आप ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चलोगे। वहां पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले थे, सिंगल सेट था। यहाँ पे ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चलोगे और सी डी रिलेटेड टू ए बी लेकर आओगे। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, आप ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ लेके चलोगे। फिर सी डी उड़ जाए, अगर तुम्हारे पास ए बी रिलेटेड टू ई एफ आ गया तो तुम्हारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। आई होप आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है ये डेफिनेशन हम नहीं पढ़ने वाले, हम सब इतना जानेंगे कि यार वो फंक्शन होता है जब फंक्शन में ना सारी की सारी कंडीशन पहले सेट पे होता है। अगर मैं कहूं कि एफ फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस ए सेट पे होगा। पहले सेट में कोई सिंगल नहीं होना चाहिए, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स रखे उनका कनेक्शन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि एक का दो नहीं होना चाहिए पहले सेट से, एलिमेंट्स को लॉयल होना है पहले सेट में, एक का दो इज नॉट अलाउड। तो आप देख रहे हो क्या ये मैपिंग क्या ये फंक्शन है? नो, व्हाई? क्योंकि पहले सेट में एक एलिमेंट सिंगल छूट गया, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसी तरीके से क्या ये फंक्शन है? नो, व्हाई? क्योंकि पहले सेट में एक एलिमेंट खाली छूट रहा है और एक का दो हो रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। क्या बच्चों ये फंक्शन है? तो आप देखोगे, देखो मैम इसमें जितने भी एलिमेंट है कोई सिंगल नहीं है पहले सेट में और एक का दो भी नहीं हो रहा है, तो यस इट इज अ फंक्शन। तो कोई फंक्शन कब नहीं होता? जब पहले सेट में कोई सिंगल छूट जाए या पहले सेट से एक का दो कनेक्शन हो रहा है तो फंक्शन नहीं होता। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फंक्शन पे, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी m है, और फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है। ए सेट में n एलिमेंट है, बी सेट में टोटल m एलिमेंट्स है। फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा? m टू दी पावर n। आप तो ऐसे याद रखो, कोडोमेन टू दी पावर डोमेन, ठीक है, m टू दी पावर n, इतने टोटल फंक्शंस होंगे। फिर बात करते हैं कितने 1 फंक्शंस होंगे। बेटा जी 1 फंक्शन मतलब डिस्टेंट एलिमेंट डिस्टेंट इमेज होता है, ठीक है। कितना 1 फंक्शन होगा? एक बार मैं काम करती हूँ, पहले तुमको ना ये टाइप्स ऑफ फंक्शन बता देती हूँ वरना तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस पे भी आएंगे अपन, लेकिन सबसे पहले हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चा बाड़ी, फंक्शन में आपका जो पहला वाला पूरा सेट होता है उसे डोमेन कहते हैं और पूरे सेकेंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। अब इस सेकेंड सेट में जो एलिमेंट्स तुम्हारे कनेक्टेड है, ठीक है, जिनके पीछे प्री इमेज है, उन सबको रेंज कहते हैं। तो रेंज आपको कोडोमेन से मिलता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है जी। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है 1 फंक्शन, जिसके बारे में अभी मैं तुम्हें बता रही थी, डिस्टेंट एलिमेंट की डिस्टेंट इमेज होनी चाहिए। डिस्टेंट एलिमेंट की डिस्टेंट इमेज है तो ही तुम्हारा फंक्शन 1 होता है। फिर बात करते हैं बेटा मैनी वन। आप देख सकते हो मैनी एलिमेंट की एक इमेज है, सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। मैनी एलिमेंट 1 इमेज, इट्स मैनी वन फंक्शन। फिर बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। सेकेंड सेट में भी कोई खाली नहीं होना चाहिए तब ऑन टू फंक्शन, यानी ऑन टू फंक्शन में रेंज कोडोमेन के बराबर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनटू फंक्शन। जब सेकेंड सेट में कोई खाली छूट जाए तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। फिर बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो डिस्टेंट एलिमेंट का डिस्टेंट कनेक्शन है और यहाँ पे कोई खाली भी नहीं है, तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं जो 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो तुमको याद रखना है। क्या कि अगर मेरे पास
ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, बी सेट में m एलिमेंट्स हैं और a से b की तरफ जा रहे हैं, तो कितने फंक्शन होंगे आपके कोडोमेन की पावर डोमेन, मतलब m टू दी पावर n। ठीक है, उसके बाद कितने 1 फंक्शंस होंगे। तो बेटा 1 फंक्शन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आपका जो ये कोडोमेन है ना, ये बड़ा होना चाहिए डोमेन से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन शुड बी मोर या बराबर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो आपके जो नंबर ऑफ 1 फंक्शन होते हैं वो MPN। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है फंक्शन में वो कोडोमेन से होता है, कोडोमेन की पावर डोमेन, और इधर भी कोडोमेन P डोमेन। ये क्या याद करने का तरीका है, MPN। वन तुम पेपर में भूल जाओगे M क्या था N क्या था। सो M क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ठीक है, ग्रेट। अगर मान लीजिए कि आपका यार ये पहला वाला सेट बड़ा हो गया और ये वाला सेट छोटा हो गया। ठीक है, पहला वाला सेट आपका बड़ा हो गया जिसमें n एलिमेंट्स है, ये सेट बड़ा और ये वाला सेट अगर छोटा हो गया तो 1 फंक्शंस कितने होंगे, 0। ठीक है, 1 फंक्शंस कितने होंगे, 0। ये तुम याद रखोगे। फिर आगे चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर तुम्हारे m और n बराबर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल होगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शंस बच्चों 0 होते हैं। इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है वो ये है कि कैसे क्वेश्चंस को प्रूव करना है, कैसे क्वेश्चन को 1 प्रूव करना है। तो 1 प्रूव करने की ये एल्गोरिथम है। जब भी आपको फंक्शन को 1 प्रूव करना है, आपका हीरो होता है डोमेन। डोमेन में से आप 2 आर्बिटरी एलिमेंट को उठाते हो और कहते हो कि f ऑफ x f ऑफ y के बराबर है। आपने 2 आर्बिटरी एलिमेंट डोमेन से उठाना है और कहना है कि उनकी इमेज बराबर है, f ऑफ x f ऑफ a के बराबर है, y के बराबर। फिर सॉल्व करना है, सॉल्व करते करते अगर x y के बराबर आ गया तो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक क्वेश्चन देख लो आप, आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं। तो सबसे पहले आप डोमेन में से 2 आर्बिटरी एलिमेंट उठाएंगे x एंड y। ओके, डोमेन में से उठाया और उसके बाद कह देना है कि f ऑफ x f ऑफ y के बराबर है। तो f ऑफ x ये रहा, f ऑफ y के लिए इसको y से रिप्लेस कर देना है, कर दिया। 2 से 2 कट गया तो आपके पास x इक्वल टू y आ रहा है। तो हाँ, x इक्वल टू y आ गया, मतलब फंक्शन 1 है। तो 1 प्रूव करने के लिए ये स्टेप्स है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स है, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम अपने कोडोमेन में से आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं और f ऑफ x को y से रिप्लेस कर देते हैं, फिर x को सिंगल करते हैं। उसके बाद अपने ग्राफ को, अपने ये जो डायग्राम हम बनाते हैं ना सेट का, उसे स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन में है क्या उन सब के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है। अगर मिल गई तो ऑन टू, अदरवाइज नॉट ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि यार ये ऑन टू है या नहीं, सर्जेक्टिव है या नहीं। तो हमने कहा ठीक है, जो हमारा कोडोमेन है दैट इज R, इसमें से एक आर्बिटरी एलिमेंट उठा लो। उसके बाद f ऑफ x को, इस f ऑफ x को y से रिप्लेस कर दो, x को सिंगल करो, इसको यहाँ और ये क्यूब रूट में चला गया। ठीक है, फिर आप देखोगे कि आपका कोडोमेन मतलब R, उसके अंदर जितने भी y है अगर आप यहाँ रखते हो तो उन सबके लिए तुम्हें 101% x मिलेगा, जो रियल नंबर होगा, जो डोमेन में बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई हाँ, जितने भी y हमारे कोडोमेन में है उनके लिए हमारे पास x डोमेन में है सच दैट f ऑफ x y के बराबर है, तो फंक्शन ऑन टू है। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो बच्चों ये इसकी स्टेप्स है। तो ये सारी की सारी चीजें ही हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ना है। मैंने तुमको इसके एल्गोरिथम्स बता दिए हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होती हैं, इनको फॉलो करोगे सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन में बहुत मजा आया। अगर मजा आया है तो बिल्कुल सेशन को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Unacademy. Let's crack it.